हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 11th का नेक्स्ट पॉइंट 9th, रिवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कंसेप्ट। इसका मतलब क्या है? आगम निधान की अवधारणा। ठीक है, मतलब नाम से क्लियर है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कंसेप्ट। मतलब व्यावसायिक लेन देन के परिणाम स्वरूप जिन आइटम से ओनर की कैपिटल में वृद्धि होती है उसे हम क्या बोलेंगे? रिवेन्यू कहते हैं। जैसे माल और सेवाओं को बेचने से प्राप्त राशि को क्या कहेंगे? हम रिवेन्यू बोलेंगे। जैसे आपने गुड्स बनाई हैं और उनको सेल किया है, तो सेल करने से जो अमाउंट मिलेगी उसको क्या कहोगे आप? रिवेन्यू। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक बात को ध्यान में रखना होगा कि रिवेन्यू हम कब मानेंगे। तो रिवेन्यू को हमने टाइम पीरियड देखना होगा। ठीक है, तो आगम की प्राप्ति किस समय हुई है, आगम किस अवधि से संबंधित है, हमने ये सारी बातें कंसीडर करनी है। जैसे रिवेन्यू की प्राप्ति उस समय मानी जाती है जब उसकी ओनरशिप है बायर को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ठीक है, जब उसकी ओनरशिप किसको ट्रांसफ़र कर दी जाती है? बायर को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। जैसे एक सेलर है, सेलर ने अपना माल बी को बेच दिया। ए नाम का व्यक्ति सेलर है, उसने बी को बेच दिया। तो इस मीन्स जो उसका ओनर था, ओनरशिप थी, वो किसको ट्रांसफ़र होगी? बी को हो गई है। तो जब ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है ना, तब उसी दिन से हम क्या मानेंगे? रिवेन्यू मानेंगे। जैसे इसने बताया एक फर्म है, 1 जनवरी को माल का आदेश प्राप्त करती है, और जबकि वो भेजती कब है? 20 को। और कैश कब मिलता है? 1 अप्रैल को मिलता है। मतलब 1 जनवरी को तो ऑर्डर मिला, 20 जनवरी को उसने ओनरशिप ट्रांसफ़र करी और 1 अप्रैल को माल उसको मिल गया। तो ओनरशिप कब ट्रांसफ़र हुई थी? 1 जनवरी को तो हुई नहीं, 1 जनवरी को तो उसको आदेश पर मिला था, 20 जनवरी को हुआ ना उसको ऑर्डर रिसीव। तो हम 20 जनवरी से ही क्या मानेंगे? रिवेन्यू मानेंगे। जबकि उसको कैश कब मिला? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को तो ट्रांसफ़र नहीं हुई थी, ओनरशिप पे ट्रांसफ़र 20 जनवरी को हुई। तो 20 जनवरी से हम क्या मानेंगे? उसको रिवेन्यू की मानेंगे। लेकिन इसका एक्सेप्शन केस है, जब हमारा रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, कमीशन होता है, तो उस कंडीशन में हम रिवेन्यू कब मानेंगे? मतलब टाइम पीरियड देखना पड़ेगा, कब मानेंगे? रेंट, इंटरेस्ट और कमीशन की कंडीशन में वो तब मानेंगे जब हमें एक्चुअल में कैश मिलता है। जैसे एग्जांपल बताया, इसने मार्च 2015 का किराया कब मिलता है? अप्रैल 2015 में मिलता है। मार्च का किराया 2015 का किराया कब मिलता है? अप्रैल 2015 में मिलता है। तो यह 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष का आगम माना जाएगा। ठीक है, 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष का आगम माना जाएगा। इस प्रकार यदि 1 अप्रैल 2015 का कमीशन मार्च 31/2000 में अग्रिम प्राप्त होता है, मतलब 1 अप्रैल 2015 का कमीशन कब मिलता है? मार्च 2015 में मिलता है। तो जब मिला है हमें कैश हमें कब मिला? तो यह 1 अप्रैल 2015 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष का आगम माना जाएगा। ठीक है, इसने बोला यदि मार्च 2015 का किराया अप्रैल 2015 में मिलता है, अप्रैल 2015 में मिला ना, तो 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष का आगम माना जाएगा। तो यह भी 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष का आगम माना जाएगा। इस प्रकार यदि अप्रैल 2015 का कमीशन मार्च 2015 में अग्रिम प्राप्त हो जाता है, मतलब तुम्हें एडवांस में मिल गया 2015 का किराया, अप्रैल 2015 का कमीशन तुम्हें कब मिल गया? मार्च 2015 में एडवांस में मिल गया। तो जब मिला था, मतलब रेट, इंटरेस्ट और कमीशन में जब हमें एक्चुअल में रिसीव हुआ था, तो उस टाइम पीरियड को हम क्या मानेंगे? रिवेन्यू मानेंगे। तो कब मिला है तुम्हें? एडवांस में 1 अप्रैल 2015 को। तो इस कंडीशन में हम क्या मानेंगे? 1 अप्रैल 2015 को हमारी रिवेन्यू बन हुई। और नेक्स्ट ये ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या बोला था? यदि मार्च 2015 का किराया अप्रैल 2015 में मिलता है, मतलब कब मिला? अप्रैल 2015 में। तो रिवेन्यू कब से मानेंगे? 1 अप्रैल 2015 से। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट में क्या बोलता है कि जैसे हम नेट प्रॉफिट हम क्या बनाते हैं बिजनेस में? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में तो मैन्युफैक्चरिंग आइटम लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दिखा देंगे, बैलेंस शीट में सारी फाइनेंशियल पोजीशन को जानेंगे। ठीक है, तो मैचिंग कंसेप्ट में ये बोलता है कि आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, तो हमें मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करना है। क्या होगा? मतलब रिवेन्यू को हमने किससे मैच करने होगा? एक्सपेंसिव से मैच करना होगा। रिवेन्यू को आपको किससे मैच करना पड़ेगा? एक्सपेंसिव से मैच करना पड़ेगा। तो इसने बोला है मैचिंग कंसेप्ट ही हमें बोलता है। जैसे
इसमें क्या बोला, जब किसी रेवेन्यू को लाभ हानि खाते में शामिल किया जाता है तो उससे संबंधित व्यय को भी लाभ हानि खाते में लिखना चाहिए। मतलब अगर हम रेवेन्यू को शामिल करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो एक्सपेंसिव को भी हम लाभ हानि खाते में लिखते हैं, चाहे उसका भुगतान किया गया हो या ना किया गया हो। अगर ये मैचिंग कंसेप्ट बोलता है कि तुमने प्रॉफिट कमाया, तो एक्सपेंसिव को भी आपको दिखाना चाहिए। जैसे तुम्हारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव है क्योंकि हमने उसकी कोई पेमेंट नहीं की। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि हमने एडवांस, हमने जिसका नगद भुगतान नहीं किया गया है, जिसमें हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव का मतलब क्या है कि हमने अर्न तो कर लिया है लेकिन हमें उसको कैश में रिसिप्ट नहीं मिली है। हमने कमा तो लिया है लेकिन हमने कमा तो लिया है लेकिन उसकी हमें कैश में रिसिप्ट नहीं मिली है। कमा तो लिया लेकिन नहीं मिली है। लेकिन इस मैचिंग कंसेप्ट में बोला है कि तुमने कमा तो लिया लेकिन भुगतान नहीं मिला, भुगतान नहीं किया है, ठीक है, तो वो एक्सपेंसिव तो माना जाएगा। तो रिवेन्यू भी शामिल किया तो एक्सपेंसिव को भी शामिल करना चाहिए, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव को हम शामिल करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि इंश्योरेंस का, अगर ये तो हमने कमा लिया है लेकिन इसकी पेमेंट नहीं मिली। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रीमियम, मतलब हमने एडवांस में अगले टाइम के लिए, नेक्स्ट साल के लिए पेमेंट कर दिया है। जैसे मान लो 2015 में ही हमने 16 के लिए पेमेंट कर दी है, तो ये ऐसा एक्सपेंसिव क्या माना जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसिव माना जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि बीमा प्रीमियम का वह लाभ जिससे लाभ और आगम की प्राप्ति भविष्य में होगी। मतलब आपको प्रॉफिट और रिवेन्यू की प्राप्ति कब होगी, भविष्य में मिलेगी उसकी। भाई तुमने एडवांस में पेमेंट किया है, तो जो उसकी रिसिप्ट है वो कब मिलेगी, फ्यूचर में मिलेगी, तुम्हें फ्यूचर में मिलेगी। तो फ्यूचर में अगर मिलेगी तो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, और जो करंट ईयर से लिंक आइटम को कहाँ पे दिखाओगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो क्लोजिंग स्टॉक, जैसे हमने माल बेचना स्टार्ट कर दिया और कुछ माल ऐसा स्टॉक रह जाता है जो बिकने से रह जाता है, तो यही कंसेप्ट बोला है कि तुम्हारा माल इस साल 2015 में हमारा बिकने से रह गया, तो इस माल को इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो लास्ट में बिकने से रह जाता है, उसको हम इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम फॉरवर्ड करते हैं। मतलब क्लोजिंग स्टॉक को नेक्स्ट साल के लिए क्या मानेंगे, ओपनिंग स्टॉक मान लेंगे। इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम अक्यूर्ड इनकम को जोड़ देते हैं और प्रीपेड इनकम को हम लेस कर देते हैं। फिर नेक्स्ट होता है हमारा ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या बोलता है कि कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, मैनेजर को भी और जो अकाउंटेंट है उसको कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वो जो जो मतलब लेन देन करते हैं वो डॉक्यूमेंट और वाउचर द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। जैसे कैश मेमो है, इनवॉइस है, विक्रय बिल होना चाहिए, जमा पर्ची, ये सब कुछ होने चाहिए। यदि हम नकद माल खरीदते हैं और बेचते हैं तो कैश रिसिप्ट होनी चाहिए, अगर उधार खरीदते हैं बेचते हैं तो इनवॉइस होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होती है, एक तो हमने पढ़ा है अब तक कंसेप्ट, अब पढ़ेंगे हम कन्वेंशन। कन्वेंशन को एक ऐसे कस्टम और प्रैक्टिस के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे लेखा करो द्वारा सर्वमान्य रूप से स्वीकृत किया जाता है, जब जिसको हम सबकी सहमति से बनाते हैं। कंसेप्ट कन्वेंशन क्या होते हैं, ऐसी प्रैक्टिस या कस्टम होती हैं जिसको सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है और जिसको सबकी सहमति से अपनाया जाता है, वो होते हैं हमारे कन्वेंशन, ठीक है। अब देखते हैं हम कंसेप्ट में और कन्वेंशन में। कंसेप्ट तो कानून द्वारा पास होते हैं, जबकि कन्वेंशन है ना परंपराओं कस्टम पर बेस होते हैं। कंसेप्ट क्या होती हैं, वह मूलभूत मान्यताएं हैं जिनके आधार पर लेन देनों का लेखांकन किया जाता है, ठीक है। और जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशन का प्रयोग हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस शीट बनाने में करते हैं। ये यूनिफॉर्म होते हैं जिसको सामान्य रूप से पालन किया जाता है। ये इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं क्योंकि सिर्फ अकाउंटिंग कंसेप्ट पे ही बेस करते हैं, इसमें पार्शलिटी नहीं होती, इसमें पार्शलिटी होने की संभावना रहती है। विभिन्न संस्थाओं में लेखांकन अवधारणा को समान रूप से लागू किया जाता है, जबकि विभिन्न संस्थाओं में अकाउंटिंग कन्वेंशन को अप्लाई नहीं किया जाता। अब हम पढ़ेंगे कन्वेंशन कितने टाइप की होती है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। जो फुल डिस्क्लोजर है मतलब सारी चीज़ों को आप ओपन कर दो, मतलब कोई भी आप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मत रखो, सभी को आप हाईलाइट कर दो। और कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी क्या होते हैं, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनके लिए आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस क्या होता है कि तुम लॉसेस के लिए तो प्रोविजन बना लो और प्रॉफिट को तुम लोग छोड़ दो। मतलब इन तीनों का यूज आप किसको बनाने में करेंगे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए,
ठीक है, देखो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कौन से होते हैं कि जो सूचना इंपॉर्टेंट है ना, आप उसको डिस्क्लोज कर दो, आप उसको शो ऑफ करो। ठीक है, देखो जैसे स्वामियों, वर्तमान भावी लेनदारों, विनियोजकों आदि के लिए महत्वपूर्ण है, उनका पर्याप्त डिस्क्लोजर कर देना चाहिए हमें। ठीक है, जैसे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज कौन सी होती है? जैसे कंपनी के विरुद्ध किसी बड़ी राशि का दावा, अचानक से कोई दावा आ गया, ठीक है, नुकसान झेलना पड़े, तो वो कॉन्टीजेंट है ना, अचानक से कोई लाइबिलिटी आई है, तो उसको हम क्या करेंगे, फुटनोट के रूप में दिखा देंगे बैलेंस शीट के नीचे। फिर नेक्स्ट है, यदि स्टॉक मूल्यांकन की जो मेथड होते हैं या फिर हमारे प्रोविजन डाउटफुल ह्रास लगाने की जो मेथड होती है, स्टॉक वैल्यूएशन करने की जो मेथड है, उसमें कोई चेंज कर रहे हैं, तो जो चेंज किया है उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा बैलेंस शीट के लास्ट में। फिर नेक्स्ट है, इन्वेस्टमेंट के जो मार्केट वैल्यू को भी आप फुटनोट में दिखाओगे। फिर नेक्स्ट है आपका कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी क्या होती है? जो आइटम इंपॉर्टेंट है ना, उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप छोड़ दो। ठीक है, नहीं तो ओवरलेड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल बताती हूँ, एक छोटे वर्कशॉप के लिए छोटे औजार का मूल्य महत्वपूर्ण हो सकता है, परंतु जब एक बड़ी कंपनी की बात करते हैं एक्सपोर्ट लिमिटेड के लिए, तो उसके लिए वो चीज़ें इतनी छोटे औजारों का मूल्य करना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। देखो इसका नाम से क्लियर, सतर्कता। सतर्कता मतलब सावधानी अपनाना, या रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता मतलब जो परंपरा चली आ रही है पुराने टाइम से। तो इस सिद्धांत के अनुसार भविष्य में होने वाली संभावित हानियों के लेखे के लिए पहले से व्यवस्था कर ली जाती है और संभावित लाभों को छोड़ दिया जाता है। अन्य शब्दों में सततता सिद्धांत का आशय सुरक्षा और सावधानी की नीति अपनाने से है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी ज्ञात दायित्व या हानियों के लिए प्रावधान बना लिया जाता है। मतलब जो हमें पता है कि ये लॉस होगा या लाइबिलिटीज है, तो उसके लिए हम पहले से प्रोविजन बना लेंगे। ठीक है, और हानियों की राशियों का सही अनुमान नहीं लगा जाता है। इस प्रकार जब किसी लेन देन का लेखांकन करने की कई विकल्प उपलब्ध हो, तो जिस पद्धति का लाभ और पूंजी पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है उसको अपनाएंगे। ठीक है, मतलब बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसका प्रॉफिट एंड लॉस पे कम प्रभाव पड़ेगा उसको हम यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य और रिलाइजेबल वैल्यू, जो कॉस्ट प्राइस और रिलाइजेबल वैल्यू जो दोनों में से कम है उस पर किया जाएगा। डूबत ऋण होने से पूर्व भी इनके लिए हम क्या बना लेंगे डाउटफुल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बना लेंगे। ठीक है, और जीवन बीमा पॉलिसी को हम किस पे दिखाएंगे? सरेंडर वैल्यू पर। ठीक है, फर्म के न्यायालय में चल रहे दावों के लिए हम पहले से आयोजन कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।